नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस अकेडमी में। आज का डेट है 26 अप्रैल 2023 और करंट अफेयर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लिंक दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो इस पूरे वीडियो के PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लिंक के सहारे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आसाम ट्रिब्यून से यह न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग गुणोत्सव 2023 का रिजल्ट। पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे दैट गुणोत्सव जो एक स्टडी असेसमेंट स्कूल की वेरियस स्कूल्स की असेसमेंट की जा रही थी, है ना, जिसमें 1 to 9 जो क्लासेस हैं उसके गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रोविंशलाइज्ड स्कूल्स, वैसे ही रेसिडेंशियल स्कूल्स, आदर्श विद्यालय और टी गार्डन मॉडल स्कूल सब की जो असेसमेंट की गई थी उसमें फाइनल ईयर रिजल्ट निकल जा चुका है, जिसमें किस डिस्ट्रिक्ट ने असम का टॉप मारा है वह है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द गुणोत्सव 2023 का रिजल्ट। इनफैक्ट शिवसागर डिस्ट्रिक्ट तो टॉप में है, बट शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? शरायदेव, गोलाघाट, ये डिस्ट्रिक्ट्स है। और वैसे ही जैसे टॉप में डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वैसे ही कुछ कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स है जो क्या बॉटम में लाई करती है। कौन कौन सी है? वेस्ट कार्बी एंगलोंग, चिरांग डिस्ट्रिक्ट और कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, दे लाइज इन द बॉटम ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला जो मतलब नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये भी आसाम ट्रिब्यून से ही लिया गया है, हेमकोश को रिलेटेड। हेमकोश ये एक ब्राइल वर्जन है एंड इसने इस बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम को नामांकन करवा दिया है। तो बेसिकली ये हेमकोश ब्राइल वर्जन है क्या? देखो, ये दुनिया का लार्जेस्ट, जी हाँ, दुनिया का लार्जेस्ट बाइलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी है, जो क्या 19th सेंचुरी में ही हेमचंद्र बरुआ जी के द्वारा एडिट कर दिया गया था। बट फाइनली इसको पब्लिश और कॉन्सेप्चुअलाइज किसके द्वारा किया गया? उनके ग्रैंडसन जयंत बरुआ जी के द्वारा, आफ्टर 125 ईयर्स। इनफैक्ट इसमें कितने सारे वर्ड एंट्रीज है पता है? रफली 90,640 वर्ड्स के एंट्रीज इस ब्राइल डिक्शनरी में किया गया है। राइट, नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ है। द हिंदू का नहीं, ये भी आसाम ट्रिब्यून का ही है। आसाम ट्रिब्यून में बेसिकली एक ऐड दिया गया था, राइट, और उस ऐड में दिया गया था आसाम एम्प्लॉय प्रणाम एक्ट, है ना। तो सवाल होता है ये आसाम एम्प्लॉय प्रणाम एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये जो है ना, आसाम गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इनिशिएटिव है। और ये यूनिक इनिशिएटिव इसलिए भी है क्योंकि इसका तो एक तो कॉज बहुत ज़्यादा यूनिक है, प्लस इंडिया में असम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको लागू किया है। राइट, सो ये है क्या? देखो, ये हर एक इंसान को, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो इंश्योर करती है। और वो इंसान में कौन कौन से? हम आप जैसे लोग नहीं, हमारे एजेड पेरेंट्स को और डिपेंडेंट जो दिव्यांग सिबलिंग्स है ना, सोचो आपके भाई या फिर बहन है हु इज़ नॉट हैविंग जिनके हाथ पैर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, राइट, या फिर कुछ भी दिव्यांग सेक्टर में दिव्यांग हो, या फिर उनके पेरेंट्स एजिंग हो, या फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो। डिपेंडेंट पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा है ना आप लोगों ने? पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो सब लोगों ने पढ़ा होगा शायद। देखो, पॉपुलेशन एक पिरामिड होता है जिसमें 3 फेजेस होते हैं लाइफ के, राइट। सबसे नीचे वाला वो फेज होता है जिसमें 0 to 14 ईयर्स के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग तो नहीं। उसके बाद 15 to 59 ईयर्स, ये ऐसे एज ग्रुप है ना बीच वाला, जो क्या वर्किंग एज ग्रुप है। और इसके ऊपर है 60 के अबव। ठीक है, देखो ये छोटा वाला बच्चा 0 to 14 ईयर्स और 60 के अबव दोनों डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। किसके ऊपर? ये बीच वाले के ऊपर है, समझ रहे हो? तो अभी ये जो असम एम्प्लॉय प्रणाम एक्ट है ना, इसका पता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव यही है जो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन या फिर दिव्यांग सिबलिंग्स या फिर एजिंग जो पर्सन्स है उनको प्रॉब्लम ना हो। और इस एक्ट के अंदर हर एक एम्प्लॉय, जी हाँ ध्यान से देखिएगा, ऑल द एम्प्लॉयज़ जो क्या आसाम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, या फिर कोई भी आसाम में जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, या फिर स्टेट के PSUs के अंडर अगर काम कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंडर आ जा रही है। नाउ ये एक्ट बोलता क्या है? ये एक्ट बोलता है दैट बाय चांस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखो इसका जो एक प्रोविजन मैं बतला देता हूँ, हाँ, बाय चांस इफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाइज बिफोर द रिटायरमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मृत्यु
रिटायरमेंट से पहले हो जाती है, दैट इज 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होता है ना, अगर उससे उनके पहले मृत्यु हो गई तो उनके डिपेंडेंट पॉपुलेशन समझ गए, और वैसे पेरेंट्स जो कि फाइनेंशियली नेग्लेक्टेड पेरेंट्स है या फिर दिव्यांग सिबलिंग्स, दे कैन क्लेम अ कॉम्पनसेशन ऑफ अप टू 10% या फिर 15% एक्सेप्शनल केसेस में, और उनको उनके पेंशन का इतना परसेंटेज भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द कंपैशनेट पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्पाउस या फिर लीगल हेयर। होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी बीवी को तो पेंशन मिलेगा, अब उनके पेंशन से भी कुछ कुछ केसेस में 10% तक जो है क्लेम किया जा सकता है। या फिर इस एक्ट के अंदर ऐसा भी प्रोविजन है दैट बाई चांस सोचो आप कमा रहे हो, है ना, आपके अंडर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, राइट, आपके माता पिता, बट आप अपने मम्मी या फिर पापा को आप लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हो, तो उस केस में आपके मम्मी पापा अगर क्लेम कर लेना सरकार को, तो आपका जो 10% सैलरी है, और एक्सेप्शनल केसेस में 15% सैलरी तक भी उनको डायरेक्ट पहुंच जाएगा, आपके खाते में घुसेगा ही नहीं, सीधा उनके खाते में घुसेगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है। नेक्स्ट, मामादुराई पॉटरी को जीआई टैग दिया गया था, राइट। तो ये मामादुराई पॉटरी कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? तमिलनाडु के शिवांगागाई डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इनफैक्ट उसका नाम ही है उस रीजन का मनमदुराई, ठीक है। वो कहाँ है? शिवांगाई डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? तमिलनाडु, इंडिया में, राइट। तो ये भी पॉटरी है। तो पॉटरी किस किस का, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, ये सब तो आपको पता ही है। जी हाँ, ये सब सारे जो है इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं जिससे इन टाइप के पॉटरीज बनाया जाता है, और इनको फाइनली जीआई टैग भी दे दिया गया। जीआई टैग के बारे में बात करें तो क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है, जीआई टैग दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग। ये एक साइन होता है जिसके तहत कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को जो बनाया या फिर उगाया जाता है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, राइट, उसको बेसिकली ये टैग प्रोवाइड किया जाता है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस एक्ट के अंदर? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अंदर ये दिया जाता है। इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स भी होता है, राइट। वैलिडिटी इसका जो है 10 ईयर्स का होता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे गामूसा, आसामीज गामूसा को जीआई टैग मिला हुआ रिसेंटली, मतलब अभी से 10 साल तक आसामीज गामूसा विल रिटेन दिस टैग, उसके बाद 10 साल के बाद फिर से रिन्यूअल के लिए भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो ये होता है, राइट। नेक्स्ट, फुसकरालू फेस्टिवल, ये 12 डे का ये फेस्टिवल होता है जो क्या वाराणसी में बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और ये तेलुगु, ये जो फेस्टिवल है ये ध्यान से देखना, तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है ना, ये लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है? पुष्करालू फेस्टिवल या फिर पुष्करम, राइट। सो देखो पुष्करम ये हम लोग बोलते हैं ना, पुष्कर मेला बोलते हैं ना हिंदी में, राइट। तो ये लोग तेलुगु में ये सब चीज़ बोलते हैं, पुष्करालू, राइट। सो ये एक फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में वंस इन 12 ईयर्स, और इसको डेडिकेट किया जाता है टू द वर्शिपिंग ऑफ 12 सैक्रेड रिवर्स। अभी ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? वाराणसी में, ठीक है। नाउ ये जो 12 जो रिवर सैक्रेड रिवर्स है ना, वो एसोसिएटेड होते हैं विद वेरियस जोडियाक साइन, एंड फेस्टिवल जो है इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द जुपिटर एट दैट टाइम। ये कितने बार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देख लीजिएगा, वंस इन 12 ईयर्स। एंड कौन कौन से रिवर्स है? 12 सैक्रेड रिवर्स कौन कौन से है? गंगा है, यमुना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीम, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता। ये 12 रिवर्स है जिसके अंडर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ का ये न्यूज़ है, ऑयल हाइपोक्रेसी को दर्शाता है। एक नया स्टडी कैरी आउट किया गया था भाई सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, दैट इज जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CREA। तो इन्होंने फाउंड आउट किया दैट कंट्रीज दैट इम्पोज क्रूड ऑयल सैंक्शंस ऑन रशिया, जो कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज ही थी ना जिन्होंने रशिया के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाया, राइट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दे हैव यूज्ड कौन से कंट्रीज? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंगापुर और तुर्की एज ए लॉन्ड्रोमैट्स फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स। मतलब ये कंट्रीज रशिया से तो कुछ मतलब रशिया के ऊपर तो आप वो लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, सैंक्शंस लगा दे रहे हो ऑयल का, दैट वो कोई दूसरा ऑयल नहीं भेज सकती या फिर ट्रेड नहीं कर सकती। बट
चलो हाँ, इंडिया को तो वो रशिया भेज रही है और हम लोग तो उसका प्रोडक्ट भी बना के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और आप कहाँ से खरीद रहे हो? इंडिया से तो खरीद रहे हो ये प्रोडक्ट, आप खरीदो भी मत ना। आप अगर सैंक्शंस लगा रहे हो तो कुछ भी मत करो यार, ये तो दोगलापंथी हुआ ना, वही अश्लील ग्रोवर जो बोलता है ना, दैट दोगलापंथी मत कर। ये तो क्या कर रहे हैं, दोगलापंथी तो कर रहे हैं। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से बोला जा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग एक्सपोर्टर। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो लास्ट ईयर में था ना, फाइनेंशियल ईयर में, लीडिंग एक्सपोर्टर रहा ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स। पहले इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएई। इनफैक्ट इंडिया अगर देखिएगा ना, अभी इंपोर्ट करता है अराउंड 87% ऑफ इट्स क्रूड रिक्वायरमेंट्स, वाइल अगर एक्सपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, वो है इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 21% ऑफ इंडिया का टोटल जितना भी कमोडिटी में एक्सपोर्ट होता है ना, 21% से ज़्यादा यही है, राइट। सो या अच्छा, लॉन्ड्रोमैट जो ये टर्म यूज़ किया गया था ना, दैट देखो ये जो टर्म यूज़ किया गया था, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब अगर देखना है तो ये एक टर्म यूज किया जाता है to describe a typical type of financial fraud where large amount of money obtained through illegal means are moved through a complex wave of transactions. और वही जो CRE है, that is Center for Research on Energy and Clean Air, इसका अगर देख लीजिए कि ये क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है, देखिए ये इसका जो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2019 को। इसका हेडक्वार्टर का है हेलसिंकी, राइट। और ये थिंक टैंक करती क्या है, ये रिसर्च करती है एनर्जी और एयर पोल्यूशन को। इनफैक्ट इट एम्स एट ट्रैकिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग द डेटा बैक्ड रिसर्च प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे कार्बन क्रेडिट मार्केट के बारे में, जो कि द हिंदू में न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट किसके साथ पार्टनरशिप करके? तेरी, दैट इज द रिसर्च एंड एनर्जी इंस्टीट्यूट। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फार्मिंग को लिंक किया जा सकता है विद द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट और जनरेट किया जा सकता है एडिशनल रूरल इनकम। सो ये कार्बन क्रेडिट जो है ये है क्या? ये एक परमिट है जो कि अलाउ करता है द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर परमिट। इनफैक्ट देर आर पीरियडिकली अवॉर्डेड टू द कंपनीज who are contributing the pollution। मतलब फॉर एग्जाम्पल सोचो कार्बन क्रेडिट क्या हुआ ना, मैं आपको मैकेनिज्म बतलाता हूँ। जैसे ये एक फैक्ट्री है, राइट, ये सोचो एक एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करती है, बट इसको एमिट करना था सिर्फ 1 टन ही, बट ये 1 टन से ज़्यादा एमिट कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। अगर सोचो ये 1.5 टन एमिट कर रही है ना, तो इसको आधा टन का कार्बन क्रेडिट का पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये सरकार को दिखा सकती है, देखो हमने इतना का जो कार्बन एमिट किया, उसके बदले में हम लोगों ने इसका जो क्रेडिट है वो भी खरीदा है बाहर से, राइट। सो ये हुआ कार्बन क्रेडिट के बारे में। अब आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों। कल आपको पता होना चाहिए, हमने एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस किया था, पूछा था दैट मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस जो था ये है क्या? ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि प्रोवाइड करता है फास्ट चेकिंग सर्विस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये तो पहला वाला तो बिल्कुल सही था, बट दूसरा वाला जो था ना ये गलत था भाई। ये तो रिसेंटली बनाया है 2022 में, तो ये 20th सेंचुरी कब हो गया समझ रहे हो? 1901 से 1999 तक, राइट। तो तब का तो नहीं, ये रिसेंट बना हुआ है, तो यस ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। सो या करेक्ट ऑप्शन इज 1 ओनली। आज का जो क्वेश्चन है आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ आप सब कोई नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर ज़रूर दे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुष्करालू फेस्टिवल, जो क्या तेलुगु स्पीकिंग पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ये एक 12 दिन का फेस्टिवल है ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल। दूसरा स्टेटमेंट है दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया वंस इन एवरी 2 years। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज discussion।